नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं छत्तीसगढ़ की खास डिबेट, जिसमें आज हम बात करेंगे नक्सली, उन पर हुए केस की और उन पर हो रही सियासत की। साय सरकार के बड़े फैसले ने प्रदेश की राजनीति में जोरदार हलचल मचा दी है। नक्सल समस्या को जड़ से उखाड़ फेंकने के प्रयासों के बीच साय कैबिनेट ने आत्मसमर्पित नक्सलियों के खिलाफ दर्ज केस वापस लेने का फैसला ले लिया है। सरकार इसे शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बता रही है, तो वहीं विपक्ष इसे खतरनाक राजनीतिक दांव करार दे रहा है। इस फैसले के पीछे क्या है सरकार की मंशा और इस फैसले से क्यों खफा है विपक्ष, इसी पर आज करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। नक्सलवाद के खात्मे की कोशिश में जुटी साय सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। फैसला ये है कि हिंसा का रास्ता छोड़कर समाज की मुख्य धारा में लौटे नक्सलियों पर दर्ज केस वापस लिए जाएंगे। हालांकि इसके पहले सभी मामलों की विस्तृत समीक्षा होगी। केस तभी वापस लिए जाएंगे जब बहुस्तरीय जांच और अनुमोदन के बाद ये साबित हो जाए कि आत्मसमर्पण वास्तविक है और आरोपी अब किसी नक्सली गतिविधि में शामिल नहीं है। आत्मसमर्पित नक्सलियों के विरुद्ध पंजीबद्ध आपराधिक प्रकरणों के निराकरण वापसी संबंधी प्रक्रिया को अनुमोदित किया गया है। मंत्रिपरिषद ने आत्मसमर्पित नक्सलियों के विरुद्ध दर्ज प्रकरण की समीक्षा एवं परीक्षण के लिए जिन्हें न्यायालय से वापस लिया जाना है, मंत्रिपरिषद उप समिति के गठन की स्वीकृति दी है। लेकिन विपक्ष सरकार के इस फैसले पर सवाल उठा रहा है। विपक्ष इसे बेहद संदिग्ध और चुनिंदा लोगों को फायदा पहुंचाने की कोशिश करार दे रहा है। विपक्ष इसे शांति के नाम पर राजनीतिक लाभ का गणित भी कह रहा है। विपक्ष का कहना है कि आत्मसमर्पित नक्सलियों के केस ही क्यों वापस लिए जा रहे हैं। उन आदिवासी युवाओं पर लगे मामलों की भी समीक्षा होनी चाहिए, जिन्हें नक्सली बताकर झूठे मामले में फंसाकर जेल भेज दिया गया। एक सब कमेटी उन्होंने बनाने का निर्णय लिया। वो कमेटी उस पे डिस्कशन कर आगे निर्णय सरकार को सौंपेगी और सरकार उनकी पूरी केस को वापस लेने का निर्णय करेगी। लगातार लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि वो निर्दोष आदिवासी जो नक्सलियों के नाम से पिछले 15 साल में भी और अभी भी कई निर्दोष आदिवासियों को नक्सलियों के नाम से जेल भेज दिया गया है, उसका क्या होगा? उसका समीक्षा कौन करेगा? दोहरी नीति क्यों? उसकी समीक्षा भी होनी चाहिए। साय सरकार इस फैसले को शांति स्थापना, भरोसा बहाली और स्थायी समाधान की दिशा में ऐतिहासिक फैसला बता रही है। लेकिन विपक्ष इसे शासन की कमजोर नीति और चुनावी रणनीति करार देकर सवालों का पहाड़ खड़ा कर रहा है। देखना यह है कि आत्मसमर्पित नक्सलियों को दी जा रही ये राहत क्या वास्तव में प्रदेश में स्थायी शांति का दरवाजा खोलेगी या फिर राजनीतिक टकराव को और तेज करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। तो नक्सलियों ने बड़ी संख्या में आत्मसमर्पण किया और समाज की मुख्य धारा से जुड़ गए। अब साय सरकार ने एक और बड़ा फैसला उनके हित में लिया कि अब बहुत सारे नक्सलियों की जो शिकायतें हैं, जो एफआईआर थी, उसको काटा जाएगा, केस वापस लिए जाएंगे। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं होगा। एक प्रोसेस के तहत ये प्रक्रिया होगी। लेकिन इस प्रक्रिया पर विपक्ष सवाल उठा रहा है कि आखिर ये केस वापस क्यों लिए जा रहे हैं। इस पर आज हम चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ हैं, नक्सल एक्सपर्ट हैं हमारे साथ डॉक्टर वर्णिका शर्मा। वर्णिका जी, बहुत स्वागत आपका। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ प्रीति उपाध्याय जी हैं। प्रीति जी, आपका भी बहुत स्वागत। और बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़े हैं निशिकांत पांडे जी। निशिकांत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और इस चर्चा की शुरुआत में प्रीति जी आपसे ही करूंगा। प्रीति जी, सुन पा रही हैं? जी प्रीति जी, ये जो फैसला लिया गया है सरकार का, इसको किस तरीके से आप देखती हैं? क्योंकि अगर समाज की मुख्य धारा से नक्सली जुड़ रहे हैं और सरकार ये सोच रही है कि केस वापस लिए जाएंगे, तो कहीं ना कहीं नक्सलियों के हित में तो है। आप लोग बहुत अलग तर्क दे रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं। प्रस्तुत करते हैं आपके सामने जी। तो पहला आंकड़ा तो लोकसभा में कल सरकार ने खुद दिया है, जिसमें बताया है स्पष्ट तौर पे, जो हम लोग बहुत दिन से डिबेट में कहते आ रहे हैं कि अप्रैल 2018 में माओइस्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स 126 था और ये जुलाई 21 में
जब ध्यान दीजिएगा छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी तब ये सीमित हो गए 70 डिस्ट्रिक्ट्स में। तो ये एक महत्वपूर्ण आंकड़ा पहला जो कल लोकसभा में प्रस्तुत किया गया, इस पे चर्चा होना जरूरी है। अब एक और महत्वपूर्ण आंकड़ा आपको दे रहे हैं जो हिंदुस्तान टाइम्स में पब्लिश भी हुआ था। 1 जनवरी 2018, 1 जनवरी 2018 से 25 सितंबर 21, 33 मंथ्स में टोटल 1462 नक्सलियों ने समर्पण किया था। उन 1462 में से सिर्फ 113 ऋषभ जी, पहले से भी स्क्रीनिंग एंड रिहेबिलिटेशन ये होता भी रहा है, कमिटी भी रही है पहले से, तो उस कमिटी तक 1462 में से सिर्फ 113 केसेस गए और उन 113 में से ओनली 47 यानी 1462 में से केवल 47 को उपयुक्त पाया गया जिनके खिलाफ केस यदि वापस भी लिया जा सकता था। दैट्स ओनली 3% ऋषभ जी, 3%। महत्वपूर्ण ये आंकड़ा इसलिए है कि देखिए हम लोगों ने किसान बिल से लेकर के अभी हाल फिलहाल गाइडलाइन दरों में भी देखी है कि कैसे सरकार सोचती बाद में है, पहले अनाउंसमेंट्स कर देती है और बाद में फिर रोल बैक करती है, क्योंकि वो प्रैक्टिकल नहीं होता है जो ये बात कर रहे होते हैं। यहाँ बात आज जो इतना पीठ थपथपाने के लिए इन्होंने कैबिनेट में किया और सब कमेटी बन रही है, तो इसका नतीजा क्या होगा, ये पुराने आंकड़े भी जो है इससे भी कुछ कुछ समझ में आ रहा है। लेकिन हमारा प्रश्न एज विपक्ष ये भी है कि हमारे नेताओं ने, सुरक्षा के जवानों ने, जो जिनकी हत्याएं हुई हैं, जिनका खून बहा है, जिनकी विधवाएं आज भी, जिनके मांग उजड़ गए, जिनके बच्चे अनाथ हैं, क्या उनके साथ न्याय होगा या कि वैसे दुर्दांत नक्सलियों को भी माफ कर दिया जाएगा? पहला प्रश्न। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि जो बेचारे आदिवासी भाई बहन जिनको जेल में डाल दिया गया है नक्सली बता करके, और ऐसे तमाम केस है ऋषभ जी, क्या उनके लिए पुनर्विचार का ये सरकार कुछ नहीं सोच रही है, या कि सिर्फ इस वक्त नक्सलियों के सामने नक्सलियों द्वारा ब्लैकमेल होकर के नक्सलियों के सामने ये सरकार सरेंडर कर रही है? ये विपक्ष के दो महत्वपूर्ण सवाल है। आपका कहना है कि रिजल्ट 3% ही रहा, और जिस तरीके से सवाल विपक्ष उठा रहा है, कई सारे इस पर सवाल उठ रहे हैं। निशिकांत जी, मैं आऊंगा, आपसे उत्तर भी लूंगा, लेकिन पहले इसका क्या लाभ होगा? क्या एक राजनीतिकरण इसका किया जा रहा है या वाकई नक्सलियों को फायदा पहुंचेगा? नक्सल एक्सपर्ट से समझ लेते हैं। वर्णिका जी, सुन पा रही हैं? जी जी बिल्कुल। आपको वर्णिका जी, देखिए, ये जो फैसला सरकार ने लिया है, पहले एक टारगेट सेट किया गया मार्च 2026 का, उसका असर भी दिखा। लाल आतंक धीरे धीरे अब सिकुड़ रहा है, बड़ी संख्या में नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं, समझ गए हैं भलाई इसी में है, आत्मसमर्पण कर दीजिए और समाज की मुख्यधारा से जुड़ जाइए। सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है, केस वापस लेने का। इसको कैसे देखती हैं आप? नक्सलवादियों के लिए या नक्सलियों के लिए ये फायदे का सौदा है या ये सिर्फ एक राजनीतिकरण है? देखिए, ये जो एक्सचेंज ऑफ फायर के साथ एक्सचेंज ऑफ डेयर जो क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों में हमने देखा, तो इसमें मल्टी डायमेंशनल वर्क हुए और पिछले कुछ 2-3 सालों में न केवल गोल सेट हुआ कि अमुक अमुक तारीख तक के माओवाद का खात्मा होगा, बल्कि उस समय भी बहुत सारे प्रश्नवाचक निशान थे। आपको ध्यान में होगा कि उस समय भी बहुत से प्रश्न उठे थे कि ये खाली बातें हैं या इसमें कुछ कार्यवाही भी होगी, कुछ होता भी दिखेगा या बस ऐसे ही हो जाएगा। नहीं, आज हमको होता दिखाई दिया। उसका कारण ये था, मैं क्षेत्रों के लगातार दौरे में रहती हूँ, वहाँ का युवा वर्ग भी स्वयं किसी प्रकार का दीमक बर्दाश्त करने को तैयार नहीं था। ऐसे बहुत से प्रश्नवाचक उठे बहुत तेजी से और ध्वस्त भी हो गए। तो हो गए क्योंकि वास्तविकता ये थी कि दोनों ही ग्राउंड पे ऑपरेशन हुआ, गन और मन। परंतु जब गन और मन दोनों की एक साथ बात आई तो मन को प्राथमिकता दी गई और जो आत्मसमर्पण की पॉलिसी थी वो रिवाइज्ड की गई। आत्मसमर्पण की पॉलिसी वाकई बहुत अलग थी और बहुत क्रियान्वित थी, अच्छी थी वो पॉलिसी। लोगों की समझ आ रहा था कि इस क्षेत्र में आना है। और आप देखिए ना कि जो एनकाउंटर्ड हैं या जो एक्सचेंज ऑफ फायर हुए हैं उसमें जो माओवादी मारे गए हैं उनकी संख्या और सरेंडर्ड माओवादियों की संख्या, आप दोनों में एक अंतर निकाल के देखिए आंकड़ों का। ज्यादा हम आंकड़ों पे बात करेंगे तो समय हर्ज होगा, लेकिन एक बात ये भी सुनने की है, जानने समझने की है
कि एक जो सरेंडर्ड नक्सलाइट होता है या कैप्चर्ड नक्सलाइट होता है, तो सरेंडर्ड नक्सलाइट से ढेर सारे इंफॉर्मेशन भी होते हैं जो हमको आगे के अपने ऑपरेशंस में, कॉइन में, काउंटर इंसर्जेंसी में बहुत ज्यादा सहायक साबित होते हैं। लेकिन इससे एक सकारात्मक प्रभाव भी आएगा। और यदि हमारा उद्देश्य माओवादी प्रभावित क्षेत्र को, प्रभावित नहीं, माओवादी संघर्षग्रस्त क्षेत्र को नक्सल मुक्त करना है, भय मुक्त करना है, तो एक सकारात्मक प्रयास से यदि ये संभव है तो इसको राजनीतिक दृष्टिकोण के स्थान पे देखा जाना चाहिए। थोड़े से प्रोज और कॉन्स ये देखते हुए काम आगे निश्चित ही सरकारें करेंगी, क्योंकि अब हम एक केवल आखिरी लड़ाई पे नहीं है, एक अंतिम निर्णायक मोड़ पे खड़े हैं और एक भय से मुक्त, माओवाद से मुक्त बस्तर को देखने के लिए सभी आतुर हैं। अच्छा वर्णिका जी, देखिए ये नक्सलवाद और नक्सलियों का जो मुद्दा है ये अक्सर राजनीति का केंद्र रहता है छत्तीसगढ़ में, नो डाउट। मैं राजनीति से इतर होकर अब बात करूंगा आपसे और एक बात स्पष्ट तौर पर समझना चाहूंगा। बहुत लाखों दर्शक इस वक्त आपको सुन रहे हैं और सुन रहे हैं। प्रीति जी आऊंगा मैं, प्रीति जी आऊंगा। बहुत महत्वपूर्ण सवाल मैं वर्णिका जी से ले रहा हूं। वर्णिका जी देखिए, राजनीति इसमें बहुत ज्यादा होती रहती है, राजनीतिकरण होगा भी, लेकिन अगर मेन मुद्दे की अगर हम बात करते हैं, सरकार ने आत्मसमर्पण के लिए नक्सलियों को मना लिया। गोली की भाषा थी तो गोली की भाषा समझते थे, गोली से समझाया, बोली की भाषा समझते थे, बोली से समझाया। लाखों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। अब ये जो आखिरी निर्णायक पायदान पर हम खड़े हैं और सरकार ने जो फैसला लिया है लाल आतंक को जड़ से खत्म करने के लिए, क्या ये आखिरी कील साबित होगा? बिल्कुल, बहुत ही निर्णायक। मैंने अभी मिनट पूर्व कहा ये बहुत निर्णायक मोड़ पे खड़े हैं। यहाँ पे प्रत्येक फैसले में हम लोगों को एक दूसरे के साथ खड़े होना चाहिए। वैसे ये लोकतंत्र है, यहाँ पे सबको प्रश्न करने का अधिकार है, सब प्रश्न कर सकते हैं, प्रश्न के उत्तर जाहिर होते हैं और निश्चित ही इससे एक लोकतंत्र की मजबूती साबित होती है। लेकिन ये चीज सोचना चाहिए कि यहाँ पे किसी भी प्रकार का राजनीतिकरण की कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि सबको एक साथ मिलके इस निर्णायक लड़ाई में खड़े होना चाहिए। और एक सकारात्मक पहल से यदि हम नक्सलवाद से मुक्त छत्तीसगढ़ को देख सकते हैं तो इसको बहुत ज्यादा विवादास्पद विषय नहीं बनाना चाहिए। ठीक है वर्णिका जी, लेकिन इसमें देखिए जब भी ऐसा होगा तो राजनीतिकरण तो हो ही, सियासत तो होगा ही। कल ही दीपक बैज जी कह रहे थे कि अभी जो आत्मसमर्पण हो रहा है मुख्यमंत्री के सामने, जब वो वहां पर थे तो 2 घंटे एयरपोर्ट में क्या करते रहे, तब क्यों नहीं आत्मसमर्पण करवाया? प्रीति जी कुछ कह रही थी, जल्दी से अपनी बात रखिए, उसके बाद मैं निशिकांत जी की तरफ बढ़ूंगा। जी एक डिस्क्लेमर जरूरी है, जो राजनीतिकरण नहीं होने का बात वर्णिका जी कर रही हैं, तो ये डिस्क्लेमर देना चाहिए सबसे पहले वर्णिका जी को कि वो स्वयं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता है और फिलहाल एक पद पर भी है। तो नक्सल एक्सपर्ट वो बिल्कुल है, उनका सम्मान है, परंतु वो जो बातें कर रही है वो एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में कर रही है। जी ठीक है निशिकांत जी। ऋषभ जी, आपको और दोनों पैनलिस्ट को संध्या जवाब। देखिए, जिस प्रकार से प्रदेश की सरकार और प्रशासन के आह्वान पे जिन नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, इसमें थोड़ा सा अंतर समझना पड़ेगा ऋषभ जी, कि प्रशासन ने गिरफ्तार किया और हमारे आह्वान पे किसी ने समर्पण किया, वो बहुत हार्ड डिफरेंट थी। गोली की भाषा से तो हमने उनको ट्रीटमेंट दे ही दिया है, साथ ही साथ जो आत्मसमर्पित हुए, जिस प्रकार से वर्णिका जी ने कहा कि वास्तव में कई इनपुट मिलते हैं, कई जानकारियां मिलती है, जिसके आधार पे आगे कार्रवाइयां भी होती है। लेकिन बहुत बड़ा है कि समीक्षा की जाएगी कि फर्दर वो कहीं डिप्लॉय तो नहीं हो रहा है, कोई जानकारी कन्वे तो नहीं कर रहा। बहुत सारे एक्स एंड वाई एंड जेड चलेंगे उसमें, और जो वास्तव में नॉर्मलाइज हो गया है और वो मुख्य धारा में लौटना चाहता है तो सरकार जरूर उसको संरक्षित करने का काम करेगी। लेकिन लाल आतंक से बस्तर को मुक्त करने की दिशा में जो ये सफलता हमको प्रारंभिक रूप से मिलना शुरू हुआ, कांकेर में सबसे बड़ी जो सफलता मिली, 29 नक्सलियों को जब हमने एलिमिनेट किया, तो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी दोनों आके कहे ये फर्जी एनकाउंटर है। मतलब सेना के जवान या डीआरजी के जवान जो भी हैं, जो आपके और हमारे लिए वहाँ सुदूर वनांचल में इनसे जान पे खेलकर लोहा ले रहे हैं, वो निर्दोष आदिवासियों को मार रहे हैं, मतलब कातिल हैं, हत्यारा बोला गया। दूसरा महत्वपूर्ण विषय आता है कि जब आप इस प्रकार से एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करते हैं, लाल आतंक से मुक्ति कौन नहीं चाहता? क्या कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता और छत्तीसगढ़ के नेतृत्व करता?
उसमें समाप्त नहीं हुए? क्या भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को नहीं खोया, या आम आदमी की नृशंस हत्या नहीं हुई? इन लाल आतंक के हथियारों को, नरभक्षियों को संरक्षण देने का काम कांग्रेस पार्टी गाहे बगाए क्यों करती है, या वोट की डिमांड क्यों करती है कि आप हमको मतदान करके भारतीय जनता पार्टी को हटाने का प्रयास कीजिए? ये दो महत्वपूर्ण सवाल। तीसरा महत्वपूर्ण से, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता ने कहा कि आप सेना के जवान को मारने वाले या नेता या आम आदमी को मारने वाले को माफी या इस प्रकार से संरक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो मुझे थोड़ा सा हंसी आई। राजीव गांधी जी के हत्यारे को माफ कर दिया गया, कई लोगों के हत्यारे यासीन मलिक को पीएम आवास में सम्मानित करने का काम किया गया। वो कांग्रेस पार्टी आईना दिखाती है। मुझे लगता है कि इस प्रकार के आईने पहले अपने इतिहास में देखें, उसके बाद हमसे चर्चा करें। मुख्य धारा में कोई लौटना चाहता है। निशिकांत जी देखिए, निशिकांत जी अब आप अगर विपक्ष से या कांग्रेस या किसी भी पार्टी से अगर तुलना करते हैं तो यह अलग विषय हो जाता है। तुलना करने के लिए तो आपकी ट्रिपल इंजन की सरकार नहीं बनी हुई थी। अब बात अगर मैं ये जो सरकार फैसला ले रही है, अगर मैं इसकी बात करता हूं, क्या ऐसे नक्सलियों का भी केस वापस ले लिया जाएगा जो बड़े बड़े कांड में शामिल थे, जो आईईडी ब्लास्ट में शामिल थे, जिन्होंने जवानों पर हमला किया, जिन्होंने आदिवासियों की हत्या की? क्या ऐसे नक्सलियों के भी केस वापस ले लिए जाएंगे? ये स्पष्ट होना चाहिए जनता को। बिल्कुल नहीं लिए जाएंगे ऋषभ जी, स्पष्टता से पूरी ताकत से कह रहा हूँ। अगर ऐसा होता तो सुजाता तेलंगाना में जाके समर्पण नहीं करती। आप माइंड सेट को पढ़िए, किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के सरकारें उनको संरक्षित करने का काम करती है। तो आतंकवादी लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं कर्नाटक की सरकार के जेल में, जिसको एजेंसियों ने पकड़ के जेल में डाला है, वो इंटरनेट यूज कर रहे हैं और कहीं ना कहीं संदिग्ध गतिविधियां चला रहे हैं। तो देखिए, कांग्रेस पार्टी के बात पे मैंने बात कही, लेकिन जो हमारी सरकार का स्पष्ट नीति है कि अगर मुख्य धारा में लौटने के लिए और हमारे आह्वान पे, सरकार के आह्वान पे विश्वास करके जिन्होंने अपने शस्त्र को डाला है, उनके द्वारा विश्वास अर्जित करके उनको एक बार मौका मिलना चाहिए। लेकिन तमाम एस्पेक्ट को देखते हुए, समीक्षा करते हुए, अगर वो उस लायक है तो बिल्कुल, और उन्हें वॉच भी किया जाएगा, क्योंकि इतना आसान तो नहीं है केस वापस लेना भी या केस खत्म करना, इतना आसान भी नहीं होगा। प्रीति जी, जो नक्सली हैं समाज की मुख्य धारा से जुड़ गए। जी निशिकांत जी जल्दी से अपनी बात। 10 सेकंड। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस के प्रवक्ता ने कह दिया, तो मेरा एक प्रश्न उनसे बनता है कि राजीव गांधी के हत्यारे को माफी किसने दी और किसने लिखा? इसका जवाब तो देश की जनता को आपके माध्यम से मिलना चाहिए, ये सवाल। दूसरा, यासीन मलिक को पीएमओ में सम्मानित किया जा रहा था, 4 एयरफोर्स के अधिकारियों के हत्यारे को, और कितने एक्सप्लोसिव फोड़ने वाले हत्यारे को आप पीएमओ में संरक्षित कर रहे थे, उसका जवाब कौन देगा? ये आप इनसे लेंगे जरूर। प्रीति जी, निशिकांत जी के सवालों का जवाब, उसके बाद मैं अपना सवाल पूछूंगा, थोड़ा जल्दी से जवाब दीजिएगा। पाकिस्तान जा करके बिरयानी खाने वाले जो प्रधानमंत्री हैं इनकी पार्टी के, उनसे पहले कुछ प्रश्न कर ले, तब कांग्रेस पार्टी के बलिदानों के बारे में ये सोच भी पाएंगे। हमने आपको 2 आंकड़े बिल्कुल शुरुआत में प्रस्तुत किए। पहला स्पष्ट कर रहा है, और कल लोकसभा में इन्हें मानना पड़ा खुद ही, क्योंकि देखिए टीवी डिबेट में बैठ के कुछ भी बोल देना अलग बात है, लेकिन जब आंकड़ों की बात आती है, और मुझे हंसी आई, वर्णिका जी नक्सल एक्सपर्ट बोल रही है कि आंकड़ों में ना जाए। आंकड़े झूठ नहीं बोलते वर्णिका जी, आंकड़े ही सच्चाई स्पष्ट करते हैं, और आंकड़े बता रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार में ही नक्सली सिमट गए थे। परंतु बात ये आती है कि जो दूसरा आंकड़ा हमने प्रस्तुत किया कि सरेंडर को जब हम लोग रिहैबिलिटेशन के लिए, पहले भी कमिटी थी, उसने स्टडी किया कि जिनके खिलाफ केसेस है इस तरह, वाकई में किसको किया जा सकता है और किसके ये केस वापस लिए जा सकते हैं, तो मात्र 3% मिला। तो ऐसा क्या बदल जाएगा? अभी कुछ नहीं बदलेगा, बल्कि उसके बाद बड़े बड़े कांड किए इन नक्सलियों ने। तो ये पीठ थपथपा रहे हैं, अभी आज थपथपा रहे हैं। आप देखते जाइए ऋषभ जी, गाइडलाइन रेट पर भी इनको पलटना पड़ा, हालांकि ये मूर्ख ज्यादा बना रहे जनता को। किसान बिल में भी हमने देखा इनकी तपस्या में हमेशा कमी रह जाती है, तो अभी आगे चल के देखते हैं कितनी तपस्या की है इन्होंने। लेकिन हमारे प्रश्न का जवाब हमें नहीं मिला कि जो भोले भाले आदिवासी निर्दोष जिन्हें नक्सली बना करके जेल में ठूसा गया है, उनको न्याय कब मिलेगा? जिन पर केस भी अभी तक शुरू नहीं हुआ, चार्जशीट नहीं दायर हुई और बिना बताए उन्हें जेल में डाला गया है, उनका हिसाब कौन देगा? ठीक है निशिकांत जी,
निशिकांत जी, जो भोले भाले आदिवासी थे जिन पर केस बनाकर जेल में ठूस दिया गया है, उनके लिए भी सोच रहे हैं कि नहीं? नहीं, बिल्कुल सोचना है, और हमें और पूरे देश को ये सोचना है कि जो अर्बन नक्सल हैं, जो इनको गुमराह करने वाला बात बताते हैं या बोलते हैं भटके हुए नौजवान है, उससे बोल के उनको संरक्षित करने का जो ये अर्बन नक्सली का प्लान है, उसको भी आइडेंटिफाई करके एलिमिनेट करने की आवश्यकता है। जब तक अगर आप रायपुर और दिल्ली के राजधानी में बैठे अर्बन नक्सल को एलिमिनेट नहीं करेंगे, इनको पोषण तत्व मिलता रहेगा। दूसरा, जिस प्रकार से इन्होंने बात कही कि कांग्रेस के बलिदानी, हमने बात किया यासीन मलिक पे और राजीव गांधी के हत्यारे पे, ये कांग्रेस के बलिदानी थे। ये तो मुझे आज पता चला, बताइए टीवी डिबेट में, कि ये कांग्रेस के बलिदानी लोग थे, यासीन मलिक जैसे लोग। इसी कारण तो पूरे देश में गर्त में चली गई कांग्रेस, इस कारण गई। आप देखिए किस प्रकार से आप संरक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं तो बोल रहा हूँ, एक आदमी अगर सुदूर वनांचल का कोई आदिवासी जिसको नक्सल बना के जेल में डाला गया है, या किसी की हत्या हुई तो आप बोलते हैं फर्जी एनकाउंटर है, तो क्या डीआरजी का जवान या सुरक्षा बल या स्थानीय प्रशासन हत्यारा है? आप ये कहना चाह रहे हैं? किस लॉजिक से ये आपका अटेंड करते हैं ये सब क्वेश्चन? मेरा एक सवाल आपसे, 2 सवाल का तो जवाब इन्होंने नहीं दिया, तीसरा सवाल कर रहा हूँ। आंकड़ों की बात कर रही थी, इतने ज्यादा सफलता, इतने लोगों की मतलब जो एलिमिनेट किया है हमारे प्रशासन ने 2 साल में, किसी कालखंड में, कांग्रेस के किसी कालखंड में पूरे दशकों का हिसाब किताब लेके बैठ जाना आप कांग्रेस के प्रवक्ता। वो तो दावा कर रहे हैं कि नक्सलवाद जो है वो कांग्रेस के शासनकाल में सिमटा था, सिकुड़ा था। कल लोकसभा में डेटा प्रस्तुत किया गया है, लोकसभा का डेटा है जो रीड आउट कर रहे हैं ऋषभ जी, इन्हीं की सरकार है। दिक्कत ये है कि लोग आंकड़े तो देखते ही नहीं है, बस कुछ भी उलझुल बोलना शुरू कर देते हैं। ठीक है, सुन लेते हैं। अपनी सरकार के आंकड़े हैं, सुनते हैं निशिकांत जी को। अपनी सरकार को तो शर्मिंदा मत करिए। निशिकांत जी को सुनते हैं। सरकार के खिलाफ प्रीति जी, और अपनी ही कॉन्ट्राडिक्ट भी निशिकांत जी को सुनते हैं ना, समय भी मेरे पास ज्यादा नहीं है। निशिकांत जी को करते हैं वो हत्यारे हैं। अरे भाई, तो हत्यारे भी कह रहे हैं आप, अपने ही जवानों। प्रीति जी ऐसे नहीं, एक एक करके, जनता को कुछ समझ में ही नहीं आएगा, डिबेट का कोई अर्थ भी नहीं निकलेगा। प्रीति जी, हमारे सुरक्षा बलों को हत्यारा खुद ही कह रहे हैं, ठीक है, और फिर खुद ही प्रश्न उठा सुनते रहे हैं। निशिकांत जी की पूरी बात हो जाने दीजिए, उसके बाद में आखिर में आपके पास आऊंगा ही। आंकड़ों पे बात लेकिन होनी चाहिए यहाँ पर। जी मेरी बात सुनिए, मैंने जो बात निशिकांत जी को, जी निशिकांत जी पूरी बात रखिए। आपने बोला कि 2018 से 23 में ये पीठ पा रहे हैं। आदिवासी भाई बहन जेल में ठूसे गए हैं, उनके लिए कोई घोषणा हुई क्या, कोई पॉलिसी बनी क्या? स्पष्ट तौर पे इस प्रश्न का जवाब दे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। तो इधर उधर की बात न कर, पॉइंट पे आके बात किया जाए। यहाँ पे जिस टॉपिक पे डिबेट हो रहा है, बताइए क्या पॉलिसी बनी है? क्या उनके लिए कोई पॉलिसी बनी भी है, या कि आज भी थपथपाएंगे और कल फिर वही रोल बैक करेंगे? तपस्या में कमी रह गई थी कहते हुए, तो तपस्या जो है वो पहले कर लिया करिए। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सलाह है, पास जवाब नहीं है, को सलाह है कि तपस्या पहले करिए, तपस्या करिए तो फल मिलेगा। 5 साल में कितने नक्सली एलिमिनेट किए, आंकड़ा दे दो। डंके के चोट पे पूछ रहा हूं, 5 साल में कितने नक्सली को कांग्रेस सरकार के शासन में सुरक्षा बलों ने एलिमिनेट किया और क्यों नहीं किया? दोनों का जवाब दे दो बस। आंकड़े की बात हो रही है ना, दो आंकड़ा, अब आंकड़ा दो। अब फ्रीज हो गया पूरा डिबेट, पूरा फ्रीज हो गया, आंकड़ा नहीं है। निशिकांत जी वो तो बोल ही रहे कि कांग्रेस के शासनकाल में नक्सली सबसे ज्यादा सिकुड़े थे। आंकड़ा दे दिया है कि किस तरह से नक्सलियों को समेटा गया है, और ये खुद कल भारत सरकार ने लोकसभा में इस डेटा को प्रस्तुत किया है। अब यहाँ पे बात को गोल गोल घुमा करके भाजपा के प्रवक्ता बचना चाह रहे हैं, तो वो बच नहीं पाएंगे। नक्सलियों को ठीक है, अब नक्सलियों की केस वापसी पर सियासत तो होती रहेगी, लेकिन इस सियासत का और केस वापसी पर कितना असर जनता पर पड़ेगा और नक्सलियों पर पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया निशिकांत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रीति जी आपका भी बहुत शुक्रिया। वर्णिका जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने तर्क रखने के लिए बहुत शुक्रिया। और आज हम बात कर रहे थे नक्सलियों पर हुए केस की, जिसे सरकार अब वापस लेने की तैयारी में है, जिसको लेकर विपक्ष कई सारे सवाल खड़े कर रहा है। लेकिन ये सवाल खड़े होना लाजमी भी है, क्योंकि विपक्ष ये जो सवाल खड़े कर रहा है उससे ये स्पष्ट है कि जिन नक्सलियों के केस वापस लिए जा रहे हैं,
किस बिना पर उनके केस वापस लिए जाएंगे और क्या ये प्रक्रिया इतनी आसान होगी? ऐसे तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं जिनका जवाब आने वाले वक्त में मिलेगा। आज की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।